नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय माता दी। माता रानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपके सामने आज ऐसा विषय लेके आया हूं, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूं। कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन, इस पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। लग्न कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली को आधार मानकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो आपने आपने अपनी कुंडली खोलनी है, अपनी जन्म कुंडली देखनी है। और यहाँ पर जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न, आपके यहाँ पर कोई सा भी लग्न हो सकता है, कोई सा भी अंक हो सकता है। आपके यहाँ 2 अंक हो सकता है, 3 अंक हो सकता है, 4 अंक हो सकता है, 5 अंक हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपका यहाँ पे कोई सा भी लग्न हो सकता है, क्योंकि लग्न हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। और लेकिन भाव घटते बढ़ते नहीं, भाव हमेशा एक जैसा रहते हैं। जैसे ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव हमेशा ऐसा ऐसे या इसको मानेंगे, तृतीय भाव इसी को मानेंगे, चौथे भाव इसको मानेंगे, 5वां भाव इसको मानेंगे, छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव हैं और 12 ही राशि होती है। ठीक है, तो भाव जो है एक हमेशा एक जैसा रहते हैं। जब आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको लग्न कहते हैं, इसको लग्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके लग्न में कोई सा भी अंक हो सकता है, आपने वो अंक देखना है। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो है वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन के लिए हमें सप्तम भाव में जाना होगा। सप्तम भाव से ही वैवाहिक जीवन के बारे में पता किया जाता है कि व्यक्ति का या स्त्री का वैवाहिक जीवन कैसा है। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम इस भाव के कारक ग्रह हम जानेंगे। इस भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं? अगर पुरुष है तो शुक्र ग्रह को कारक ग्रह माना गया है, और स्त्री है तो देवगुरु बृहस्पति को कारक ग्रह माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति को ही सप्तम का कारक माना जाता है। ठीक है, तो जो कारक ग्रह है वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति है, सप्तम भाव के। तो कारक ग्रह इस भाव में, सप्तम भाव में कारक ग्रह अकेले नहीं होने चाहिए। अगर सप्तम भाव में कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह अकेले यहाँ बैठे हों सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अकेले कारक ग्रह सप्तम भाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली बात ये है। और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए इस भाव पर, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। शुभ ग्रह किसको माना गया है? गुरु और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। चंद्रमा को भी माना जाता है, बुध को भी माना जाता है, लेकिन चंद्रमा कभी कभी क्षीण हो जाता है तो वो पापी ग्रह हो जाता है। और बुध को भी जब बुध पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है या पाप ग्रह के साथ में रहता है तो उसको भी पापत्व माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देवगुरु और बृहस्पति को, गुरु को और शुक्र को मानते हैं शुभ ग्रह। इस दाम्पत्य भाव पर, वैवाहिक जीवन सप्तम भाव पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? पहले पड़ेगी आपके लग्न से। यहाँ अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, गुरु यहाँ बैठे हों, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है। अगर देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि संबंध हो जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ एकादश भाव में बैठे हुए हों, 11वें भाव में बैठे हुए हों, यहाँ से भी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि
आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और तीसरे, देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में हूँ, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय। मैंने बोला ये भाव बदलते नहीं हैं, ठीक है, भाव हमेशा एक जैसा रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हों तो यहाँ से पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपकी सप्तम भाव पर पड़ती है। 1 2 3 4 और 5। तो वैवाहिक जीवन क्या होता है? सुखमय होता है उस व्यक्ति का जिसके वैवाहिक जीवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध होता है, या शुक्र ग्रह देख रहा हो, लग्न से शुक्र यहाँ देख रहा हो, क्योंकि शुक्र ग्रह की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि होती है। सिर्फ शुक्र ग्रह एक ही दृष्टि देखते हैं, वह सप्तम दृष्टि। अगर लग्न में शुक्र ग्रह हो तो शुक्र अगर आपके दाम्पत्य को देख रहे हो तो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह बलवान होने चाहिए। आपके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र बलवान हैं, उच्च राशि में हैं या अपनी राशियों में हैं, तो वह बलवान माने जाते हैं। वह बलवान अस्त न हो और वक्री न हो और मृत न हो तो तभी दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अब जब दाम्पत्य जीवन पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि संबंध हो जाए, किसका? पाप ग्रहों का। जैसे दृष्टि संबंध हो जाए किसका? सूर्य का दृष्टि संबंध हो जाए, शनि का हो जाए, मंगल का हो जाए, राहु का हो जाए, केतु का हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन विच्छेदात्मक हो जाता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। अगर ये इन ग्रहों की दृष्टि आपके दाम्पत्य भवन पर है, सप्तम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा एक और सूत्र है, एक योग बता देता हूं। जो आपका सप्तमेश है, आपने यहाँ पे देखना है कि आपके सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। आपने देखना है कि आपके सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ। आपके सप्तम भाव में अगर 1 और 8 लिखा हुआ है तो उसके स्वामी मंगल होते हैं। 2 और 7 लिखा शुक्र होते हैं। 3 और 6 लिखा हुआ है तो बुध होते हैं। 4 लिखा है चंद्रमा होते हैं और 5 लिखा है सूर्य होते हैं। 9 और 12 है तो गुरु होते हैं और 10 और 11 है तो शनि इनके स्वामी होते हैं। अगर यहाँ पर ये अंक लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये अंक होंगे तो ये स्वामी होंगे। और ये स्वामी यहाँ से कहाँ बैठे हुए होंगे? या तो छठे भाव में बैठे हुए होंगे। सप्तम का स्वामी जो मैंने बताया, यहाँ पर जो अंक लिखा है उसका स्वामी या छठे भाव में बैठा हुआ होगा, या 8वें भाव में बैठा हुआ होगा, या 12वें भाव में बैठा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। आप समझ लीजिएगा, सप्तमेश का स्वामी जो ये यहाँ पे आपके कोई भी अंक लिखे हुए होंगे, 1 2 जो भी लिखे होंगे, आप यहाँ नोट कर लेना, वो छठे 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए होंगे तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। सप्तमेश 6 8 12 में बैठ जाए तो दिक्कत रहती है। अब दूसरा सूत्र देखो, 6 8 12 के स्वामी, यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ होगा आपने देखना है, यहाँ पे आपके छठे भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, इनमें से कोई तो नहीं। इसके स्वामी और 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, इनके स्वामी छठे 8वें और 12वें के स्वामी आपके वैवाहिक जीवन सप्तम भाव में बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। अब मैं एक और बात बताता हूं, जब आप जन्म कुंडली मिलाएंगे तो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, यहां पे जो आपका लग्न होगा, आपका जैसे यहाँ पे 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी अंक यहाँ लिखा, जो भी आपका लग्न है, उस लग्न से आपके पार्टनर का, या स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री का,
जो आपका छठा भाव होगा, जिसकी कुंडली मैच कर रहे हैं, उसकी कुंडली से छठा, आठवां और 12वें भाव लग्न नहीं होना चाहिए। देख, आपके पार्टनर का आपसे छठा, आठवां और 12वां भाव उसका पुरुष हो या स्त्री का नहीं होना चाहिए। आप जब जन्म कुंडली मिलाएंगे तो आपके लग्न से जो स्त्री का लग्न होगा वह छठे भाव में जो अंक लिखा हो वो यहां नहीं होना चाहिए, और 8वें भाव में जो अंक लिखा हो यहां नहीं होना चाहिए, और 12वें भाव का अंक यहां नहीं होना चाहिए। उनकी कुंडली में, आपके पार्टनर की कुंडली में, स्त्री पुरुष आप देख लेना, ये नहीं होना चाहिए। मैंने यहां लिखा छठे, 8वें भाव, 12वें न हो तो आपके लग्न से स्त्री का लग्न छठा, 8वां और 12वां न हो। कहने का तात्पर्य है छठा भाव का अंक यहां नहीं होना चाहिए, 8वें भाव का अंक यहां नहीं होना चाहिए, और 12वें भाव का अंक उसकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहती है। ठीक है, अब एक और सूत्र बताता हूं। जो आपका सप्तम भाव है उसके दोनों तरफ, या छठे भाव में और 8वें भाव में पाप ग्रह है दोनों साइड, तो ये इस किस योग में आया? पाप कर्तृ योग में आ जाता है। देखिए लिखा हुआ पाप कर्तृ योग में आ जाता है, तो वह भी आगे पीछे आपके छठे भाव में और 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। सप्तम भाव में गुरु और राहु नहीं होने चाहिए। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहती है। सूर्य चंद्र नहीं होने चाहिए एक साथ, सूर्य राहु नहीं होने चाहिए, राहु चंद्रमा नहीं होना चाहिए, मंगल और राहु यहां नहीं होना चाहिए, बुध और राहु यहां नहीं होना चाहिए, सूर्य और शनि यहां पे नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, शनि मंगल यहां नहीं होना चाहिए, राहु और शनि सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, और केतु और शनि यहां नहीं होने चाहिए। दाम्पत्य भवन में अगर ये ऐसे योग हैं तो आप उनको अवॉइड करें, उसको छोड़ दें मिलान में, वो वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत कारक होगा। और एक और बात, जो मांगलिक बातें होती हैं, अगर आपके पार्टनर का लग्न मांगलिक नहीं होना चाहिए, आपका पार्टनर मांगलिक नहीं होना चाहिए, तो मांगलिक की जो शर्त होती है, प्रथम भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ मंगल नहीं होना चाहिए, लग्न में मंगल नहीं होना चाहिए, और चौथे भवन में मंगल नहीं होना चाहिए, चौथे भाव में सुख भाव कहते हैं इसको, और 7वें में जो आपका वैवाहिक भवन है उसमें मंगल नहीं होना चाहिए, हाउस में मंगल नहीं होना चाहिए, और अष्टम हाउस में भी मंगल नहीं होना चाहिए, और 12वें में भी मंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप समझ लीजिएगा, अगर ये योग है पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें हाउस में, या भाव कहें इनको, इनमें अगर मंगल है तो ये मांगलिक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर योग है आपके पार्टनर का तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। और मैंने पहले बता दिया, सूर्य यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हुआ हो, और राहु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हुआ हो, या शनि यहाँ बैठा हुआ हो, तृतीय दृष्टि यहाँ से बन जाएगी, या शनि यहाँ बैठा हुआ हो तो दशम दृष्टि शनि की बन जाएगी। यहाँ से 7, 8, 9 और 10 शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि शनि देखते हैं। ठीक है, शनि की दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए, मंगल का नहीं होना चाहिए, चौथा मंगल का चौथी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यहाँ जहाँ कहीं भी आप मंगल बैठा हुआ हो, और 7वीं दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए मंगल की, और 8वीं दृष्टि भी वैवाहिक भवन पर नहीं होनी चाहिए, वो भी दाम्पत्य सुख के लिए दिक्कत कारक होता है। राहु की 5वीं दृष्टि नहीं होनी चाहिए, 7वीं दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और 9वीं दृष्टि दाम्पत्य भवन पर नहीं होनी चाहिए। केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ नहीं होनी। अगर यहाँ दृष्टि संबंध हो गया है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें रहती हैं। इन योगों पर देव गुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पर जाए तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में हो, प्रथम भाव में हो और 11वें भाव में हो तो यहाँ दृष्टि संबंध बनेगा तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा।
अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं। जब आप दोनों कुंडलियों को मिलान करें तो उस समय अगर कोई दिक्कत है आपकी जन्म कुंडली में, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्त्री हैं तो कुंभ विवाह करना चाहिए, और पुरुष हैं तो अर्क विवाह आप कर लें तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। आज मैंने इस विषय पर, कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन, इस विषय पर आज मैंने लग्न कुंडली के आधार पर चर्चा की है आपके साथ। विभिन्न योगों के ऊपर आपके साथ चर्चा की। आज का विषय आपको कैसा लगा मुझे लिखें, मुझे कमेंट करें, और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।